नमस्कार साथियों, ट्रैक टू गैजेटेड के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट 1923 के पार्ट 1 वीडियो में हमने एक से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 34 तक किया था। क्योंकि वीडियो अधिक लंबा होने लगा इसलिए हमें वीडियो को रोकना पड़ा और पार्ट 2 वीडियो में आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 से लेकर के आज इस टॉपिक को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटा सा अनुरोध, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आपके सब्सक्रिप्शन से हमें वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। तो चलिए साथियों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज द रिवाइज्ड मैक्सिमम वेज लिमिट ऑफ कंप्यूटिंग कंपनसेशन अंडर सेक्शन 4(1)(b) of the Employees Compensation Act 1923। धारा 4 का 1(b) के अनुसार मुआवजा गणना के लिए संशोधित अधिकतम वेतन सीमा कितना है। तो पहले अधिकतम वेतन सीमा जो था वो 4,000 रुपया प्रति माह था। अब इसको संशोधित करके जो है 4,000 से क्या कर दिया गया, 8,000 रुपया कर दिया गया है, 8,000 रुपया। तो अब हम अगर आंसर करेंगे तो आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर सी, 8,000 रुपए पर मंथ। क्वेश्चन नंबर 36, व्हेन डज कंपनसेशंस बिकम्स ड्यू अंडर द एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट 1923। एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट 1923 के अंतर्गत मुआवजा कब देय होता है। तो मुआवजा जैसे ही नियोक्ता की जिम्मेदारी तय हो जाती है तुरंत ड्यू हो जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि कर्मचारी या उसके आश्रितों को मुआवजा पाने के लिए कमिश्नर के आदेशों का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है या लंबी प्रक्रिया का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तो यहां हम कर सकते हैं ऑप्शन बी में है, एज सून एज लायबिलिटी इज फिक्स्ड ऑन एम्प्लॉयर। जैसे ही एम्प्लॉयर पर लायबिलिटी फिक्स हो जाएगी मुआवजा ड्यू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, if the employer does not accept the compensation to the extent claimed, what must he do। यदि नियोक्ता दावा किए गए मुआवजों को पूरी तरह से स्वीकार नहीं करता है तो उसे क्या करना चाहिए। तो यदि एम्प्लॉयर कर्मचारी द्वारा दिए गए मुआवजे को पूरी तरह से स्वीकार नहीं करता है तो जितना हिस्सा वो स्वीकार करता है उसे अस्थायी रूप से उसको प्रोविजनल पेमेंट कर देना चाहिए और उस राशि को कमिश्नर के पास जमा कर देना चाहिए। इससे कर्मचारी को तुरंत राहत तो मिल जाएगी ही, साथ ही साथ विवादित हिस्सा बाद में तय किया जा सकता है। तो यहां हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेक प्रोविजनल पेमेंट टू द एक्सटेंट एक्सेप्टेड एंड डिपॉजिट विथ कमिश्नर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, इफ एम्प्लॉयर डिलेज पेमेंट बियॉन्ड 1 मंथ, व्हाट एडिशनल लायबिलिटी एराइज अंडर द एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट 1923। यदि नियोक्ता भुगतान से 1 माह से अधिक विलंब करता है तो अतिरिक्त जिम्मेदारी क्या होगा। तो यदि एम्प्लॉयर मुआवजा का भुगतान 1 महीने से अधिक देर करता है तो 12% सिंपल इंटरेस्ट के रेट से उस पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा या जो प्रीवेलिंग बैंक रेट चल रहा होगा उस अनुसार से भी उस पर ब्याज लगाया जा सकता है। तो यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि कर्मचारी को समय पर मुआवजा मिले और नियोक्ता भुगतान के लिए लापरवाही न बरते। तो यहां हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में दिया गया सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% और प्रीवेलिंग बैंक रेट जो वर्तमान में बैंक रेट चल रहा हो। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट पेनल्टी इज इम्पोज्ड फॉर फर्दर डिले इन कंपनसेशन पेमेंट अंडर द एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट 1923। मुआवजा भुगतान के में और अधिक विलंब अगर कर्मचारी का एम्प्लॉयर करता है
मतलब कि 1 मंथ का जो उसको पीरियड दिया गया है उसके अलावा भी और वो डिले कर रहा है तो क्या दंड लगाया जाएगा। ऐसे केस में जो है यदि एम्प्लॉयर मुआवजा भुगतान में अधिक विलंब करता है तो उसे बकाया राशि पर जो है 50% अमाउंट का एडिशनल पेनल्टी लगाया जा सकता है। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि नियोक्ता समय पर भुगतान करे और कर्मचारी को न्याय मिले। इसीलिए हमारा यहाँ ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी में है 50% ऑफ अमाउंट ड्यू, जो भी अमाउंट ड्यू है उसका 50% उस पर लगाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट इज मीन बाय रिलीवेंट फैक्टर इन सेक्शन 4 ऑफ द एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट 1923। धारा 4 में रिलीवेंट फैक्टर का क्या अर्थ है। तो रिलीवेंट फैक्टर का अर्थ है कि कर्मचारी की आयु के अनुसार शेड्यूल 4 में जो है वो फैक्टर्स दिए गए हैं, किस एज में कितना फैक्टर एप्लीकेबल होगा, ये शेड्यूल 4 में उसके बारे में चर्चा की गई है। इससे रिलीवेंट फैक्टर कैलकुलेट करने में आसानी होती है और उस उचित मुआवजा देने में जो है कर्मचारी की उम्र के हिसाब से उसको उचित मुआवजा मिले, यह सुनिश्चित हो पाता है। तो यहाँ हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फैक्टर बेस्ड ऑन एम्प्लॉयज एज एज गिवन इन शेड्यूल 4। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, अंडर सेक्शन 4 how is compensation calculated for permanent partial disablement injury listed in part 2 of the schedule 1। धारा 4 के अनुसार अस्थायी आंशिक असक्तता शेड्यूल 1 भाग 2 में सूचीबद्ध चोटों के लिए मुआवजा कैसे तय होता है। तो इसके लिए मुआवजा परसेंटेज ऑफ लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी इनटू परसेंटेज ऑफ कंपनसेशन पेबल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पहले हम लोग क्या करते हैं, परसेंटेज ऑफ लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी कितना हुआ उसका, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं परसेंटेज ऑफ कंपनसेशन पेबल से, तो जो कैलकुलेशन आता है वही हमारा मुआवजा तय करने का तरीका है। क्वेश्चन नंबर 42, अंडर सेक्शन 4 व्हाट इज द कंपनसेशन पेबल फॉर टेम्पररी टोटल और परमानेंट और पार्शियल डिसेबलमेंट। धारा 4 के अनुसार अस्थायी पूर्ण या आंशिक असक्तता के लिए कितना मुआवजा देय होगा। तो धारा 4 के अनुसार यदि कर्मचारी को अस्थायी पूर्ण या आंशिक असक्तता होती है तो उसे जो उसका मंथली वेतन का 25% प्रत्येक हाफ मंथ में, प्रत्येक 15 डेज पर दिया जाता है। यह भुगतान तब तक जारी रहेगा जब तक कि कर्मचारी कार्य करने में पूर्ण रूप से सक्षम ना हो जाए। तो इस केस में हम आंसर क्या करेंगे, 25% ऑफ मंथली वेजेस पेबल एवरी हाफ मंथ। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, अंडर सेक्शन 4 हाउ डज एज ऑफ द वर्कमैन अफेक्ट कंपनसेशन कैलकुलेशंस। धारा 4 के अनुसार कर्मचारियों की आयु मुआवजा गणना को कैसे प्रभावित करती है। तो धारा 4 के अनुसार मुआवजा गणना के लिए कर्मचारियों की आयु का सीधा प्रभाव पड़ता है। क्यों? क्योंकि रिलेवेंट फैक्टर जो वहां हमारा है शेड्यूल 4 के अनुसार वो उसमें एज के हिसाब से कैलकुलेट होता है। मतलब कि जितना अधिक होगा एज, जितना एज ज्यादा होगा, ठीक है, उतना मुआवजा कम होगा, जितना एज कम होगा उतना मुआवजा ज्यादा होगा। यही शेड्यूल 4 में दिया गया है रिलेवेंट फैक्टर के रूप में। तो यहां हम आंसर क्या करेंगे, आंसर करेंगे हम यहां ऑप्शन बी में देखते हैं, हायर द एज लोअर द कंपनसेशन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, with wages 3000 and age 23 years, what is the compensation in case of death under section 4 of the Employees Compensation Act 1923। 3000 वेतन और 23 वर्ष की आयु है होने पर, मृत्यु होने पर उसका मुआवजा कितना तय किया जाएगा। तो ये कैलकुलेशन है। तो मृत्यु
होने पर जो है मुआवजा की का कैलकुलेशन जो हम लोग करेंगे, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि 50% इसका हम लोग सैलरी का लेंगे। तो सैलरी का 50% निकालेंगे तो हो जाएगा अब हमारा 1500 रुपये। ठीक है, अब निकालेंगे इसका रिलीवेंट फैक्टर जो शेड्यूल 4 के अनुसार एज के हिसाब से होता है। तो एज 23 है हमारा। एज 23 के लिए रिलीवेंट फैक्टर हमारा है कितना, 219.95। ये हमारा इसका रिलीवेंट फैक्टर है। तो अब इसके कैलकुलेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 1500 मल्टीप्लाई बाय 219.95। इस हिसाब से हमारा जो कैलकुलेशन आएगा वो 3,29,935 आएगा। इसको मल्टीप्लाई करके देखने पर यही आएगा। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3,29,935 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45, हु कैन अप्लाई फॉर review of half monthly payment under the Employees Compensation Act 1923। Employees Compensation Act 1923 के अंतर्गत आधे महीने के भुगतान की समीक्षा के लिए आदेश कौन कर सकता है। तो आधे महीने की समीक्षा के लिए आदेश करने की बात अगर है तो इसमें जो रूल है, रूल के अनुसार आधे महीने का भुगतान की समीक्षा के लिए एम्प्लॉयर भी समीक्षा कर सकता है या एम्प्लॉय भी कर सकता है। यानी एम्प्लॉयर भी इसके लिए जो है एप्लीकेशन कर सकता है और एम्प्लॉय भी कर सकता है। तो ऑप्शन सी इज बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि दोनों पक्ष समीक्षा के लिए आवेदन कर सकता है। आदेश के साथ योग्य मेडिकल सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। ठीक है, जो हम लोग आवेदन करते हैं, यानी एम्प्लॉयर क्या, चाहे एम्प्लॉयर आवेदन करे चाहे एम्प्लॉय आवेदन करे कंपनसेशन के लिए, उसके साथ एक मेडिकल सर्टिफिकेट लगा के हम लोग अपील क्या करेंगे, एप्लीकेशन करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, विच डॉक्ट्रिन स्टेट्स where there is consent there is no injury। कौन सा सिद्धांत कहता है जहां सहमति है वहां चोट नहीं है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ एज्यूम्ड रिस्क, जिसको हम लोग वॉलंटी नॉन फिट इंजरी कहते हैं, यही डॉक्ट्रिन है जो कि ये कहता है वेयर देयर इज कंसेंट देयर इज नो इंजरी। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्ट्रिन ऑफ एज्यूम्ड रिस्क इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट हैपेंड टू एन एम्प्लॉयज पर्सनल एक्शन आफ्टर हिज डेथ बिफोर द एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट 1923। एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट 1923 से पहले कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसकी व्यक्तिगत कार्रवाई का क्या होता था। तो कर्मचारी के व्यक्तिगत कार्रवाई उसकी मृत्यु के साथ ही समाप्त हो जाती थी। इससे परिवार या आश्रितों को कोई कानूनी अधिकार नहीं मिलता था, यानी मृत्यु के बाद दावा आगे नहीं बढ़ाया जाता था। तो यहां हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इट एंड विथ डेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट इज द मैक्सिमम पेनल्टी फॉर फर्दर डिले इन कंपनसेशन पेमेंट अंडर सेक्शन 4A ऑफ द एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट 1923। ये कुछ इस क्वेश्चन पर हम लोग एक बार चर्चा कर चुके हैं, शायद पहले भी आ चुका है। ये क्वेश्चन आया था पहले, इसमें हम लोगों ने देखा था कि 50% ऑफ द अमाउंट ड्यू इज द करेक्ट आंसर। रिपीट हो गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट,
अंडर सेक्शन 8 ऑफ द एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट 1923, compensation payable for death or to a woman legal disability person shall be paid through whom? धारा 8 के अनुसार मृत्यु या महिला कानूनी अक्षमता वाले व्यक्ति को देय मुआवजा किसके माध्यम से दिया जाता है? तो उसको दिया जाता है ये मुआवजा कमिश्नर के माध्यम से। कमिश्नर ओनली इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इन केस ऑफ डेथ हाउ मच एडवांस पेमेंट कैन बी एम्प्लॉयर मेक डायरेक्टली टू डिपेंडेंट अंडर द एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट 1923? मृत्यु की स्थिति में नियोक्ता आश्रित को सीधे कितना अग्रिम भुगतान कर सकता है? तो सीधे नियोक्ता जो है मृत्यु की परिस्थिति में भुगतान जो कर सकता है वो 3 मंथ की सैलरी को वो पेमेंट सीधे कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 51, व्हाट हैपेंड टू compensation if no dependents are found under the Employees Compensation Act 1923? यदि कोई आश्रित नहीं मिलता तो मुआवजा का क्या होगा? तो यदि अगर कोई आश्रित नहीं मिलता है तो रिफंड टू एम्प्लॉय, ये मुआवजा जो है रिफंड टू एम्प्लॉयर को हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52, सेक्शन 17 इंश्योर्स दैट एम्प्लॉयर्स liability to pay compensation cannot be, धारा 17 यह सुनिश्चित करती है कि नियोक्ता की मुआवजा देने की जिम्मेदारी को डैश नहीं किया जा सकता है। तो धारा 17 के अनुसार नियोक्ता को मुआवजा देने की कानूनी जिम्मेदारी को किसी भी प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट द्वारा जो है खत्म नहीं किया सकता, ना तो हटाया जा सकता है ना घटाया जा सकता है। यानी एम्प्लॉयर और कर्मचारी के बीच कोई भी समझौता इस कानूनी दायित्व को कम नहीं कर सकता है। तो यहां हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिमूव्ड और रिड्यूस बाय कॉन्ट्रैक्ट। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से इसको ना तो रिमूव कर सकते हैं ना रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 53, अंडर द एम्प्लॉयज Compensation Act 1923, how can an injured employee claim compensation? एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट 1923 के अंतर्गत घायल कर्मचारी मुआवजा कैसे प्राप्त कर सकता है? तो घायल कर्मचारियों के पास 2 विकल्प हैं। पहला, एक तो या तो वो सिविल सूट कर दे, दूसरा एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट के माध्यम से वो मुआवजा ले। तो यहां हम कर सकते हैं आइदर ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 54, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट सिविल सूट कंपेयर टू एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट 1923? सिविल सूट की तुलना में एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट 1923 के बारे में कौन सा कथन सही है? तो यहां जो कथन दिए गए हैं, सिविल सूट इज रिस्की एंड कॉस्टली, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट इज सेफ एंड लेस कॉस्टली। ऑप्शन बी में है सिविल सूट इज सेफ एंड लेस कॉस्टली, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट इज रिस्की एंड कॉस्टली। ऑप्शन सी, बोथ आर इक्वल कॉस्टली। ऑप्शन डी, सिविल सूट इज फास्टर देन एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट। तो सिविल सूट के बारे में अगर हम देखें तो सिविल सूट दाखिल करना कॉस्टली होता है और जोखिमपूर्ण होता है, क्योंकि इसमें एक लंबी कानूनी प्रक्रिया चलती है और अधिक खर्च भी होता है। वहीं इसके विपरीत यदि एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट की बात करें अगर हम, तो इसका एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट के तहत अगर दावा करना अपेक्षाकृत ज़्यादा सेफ और कम खर्चीला होता है। इसलिए कर्मचारियों के लिए एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट के तहत दावा करना अधिक व्यावहारिक और लाभकारी होगा। तो यहां हमारा सही उत्तर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर ए, सिविल सूट इज रिस्की एंड कॉस्टली, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट इज सेफ एंड लेस कॉस्टली। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55, अंडर सेक्शन 10 what must the claimant do to claim compensation? धारा 10 के अनुसार मुआवजा पाने के लिए दावेदार को क्या करना चाहिए? तो सेक्शन 10 के अनुसार कर्मचारी को दुर्घटना की सूचना अपने एम्प्लॉयर को देनी होती है, उसे नोटिस बुक में दर्ज करना होता है। यह सूचना देना अनिवार्य है ताकि नियोक्ता को दुर्घटना की जानकारी हो और मुआवजा प्रक्रिया को चालू किया जा सके। तो यहाँ ऑप्शन ए में हम लोग देखते हैं, गिव नोटिस ऑफ एक्सीडेंट टू एम्प्लॉयर और इंटर इन ए नोटिस बुक इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 56, व्हाट डिटेल्स मस्ट एवरी नोटिस ऑफ एक्सीडेंट कंटेंट? हर दुर्घटना नोटिस में कौन सी जानकारी होनी चाहिए? तो हर दुर्घटना नोटिस में जो है वो कर्मचारी का नाम और पता, नेम एंड एड्रेस ऑफ इंजर्ड पर्सन होना चाहिए। दूसरा, काउज ऑफ इंजरी होना चाहिए, चोट का कारण होना चाहिए। तीसरा, डेट ऑफ एक्सीडेंट होना चाहिए, मतलब दुर्घटना की तिथि होनी चाहिए। इन सभी विवरणों के बिना नोटिस अधूरा माना जाएगा और मुआवजा दावा प्रभावित इससे हो सकता है। अतः यहां हमारा जो आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57, विद इन व्हाट टाइम मस्ट द क्लेम एप्लीकेशन बी सबमिटेड टू द कमिश्नर? क्लेम आवेदन कमिश्नर को कितने समय में देना चाहिए? तो सेक्शन 10 के अनुसार कर्मचारी को दुर्घटना की तिथि से 2 साल के अंदर 2 साल के भीतर अपना क्लेम आवेदन कमिश्नर को देना आवश्यक है। यह भी यदि आवेदन इस अवधि के बाद दिया जाता है तो सामान्यतः वह स्वीकार नहीं किया जाता। यह समय सीमा जो है सुनिश्चित करता है कि दावा समय पर प्रस्तुत हो और जांच प्रक्रिया में आसानी हो। हालांकि ये कुछ मामले कमिश्नर के ऊपर भी डिपेंड करते हैं, लेकिन नॉर्मली हम लोग जो है इसको 2 साल का टाइम लिमिट मानते हैं। तो विद इन 2 ईयर ऑफ एक्सीडेंट इज द टाइम लिमिट। क्वेश्चन नंबर 58, इन केस ऑफ ऑक्यूपेशनल डिजीज व्हेन इज द एक्सीडेंट डीम्ड टू हैव ऑकर्ड? व्यावसायिक रोग की स्थिति में दुर्घटना कब मानी जाती है? तो सेक्शन 10 के अनुसार यदि कर्मचारी को ऑक्यूपेशनल डिजीज होता है तो दुर्घटना की तिथि को ही रोग के पहले दिन से ही उसको मान लिया जाता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करता है कि मुआवजा जो आप कंपनसेशन के लिए आप जो ग्राउंड से क्लेम कर रहे हैं कि समय सीमा जो है टाइम लिमिट पीरियड रोग के दिन से ही गिना जाए। यानी ऑक्यूपेशनल डिजीज के मामले में एक्सीडेंट मतलब इक्वल टू कह सकते हैं एक्सीडेंट इक्वल टू फर्स्ट डे ऑफ डिजीज। एक्सीडेंट इक्वल टू फर्स्ट डे ऑफ डिजीज। तो यहां हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑन द फर्स्ट डे ऑफ डिजीज इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 59, विच सेक्शन ऑफ ए एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट 1923 डील्स विथ रेफरेंस ऑफ डिस्प्यूट टू द कमिश्नर? एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट 1923 की कौन सी धारा विवाद को कमिश्नर के पास भेजने से संबंधित है? तो जो हमारा सेक्शन 19 है, सेक्शन 19 में मुआवजा संबंधी विवाद, जैसे जो राशि मुआवजा के लिए तय की गई है वो सीधे कमिश्नर को राशि के क्लेम के लिए आवेदन भेजा जाता है।
कमिश्नर ही इन विवादों का निपटारा करने के लिए जो है वो कंपिटेंट अथॉरिटी होता है। यानी कमिश्नर से जुड़ी सभी विवाद, यानी कंपनसेशन से जुड़ा कंपनसेशन से जुड़ा जो भी विवाद है वो सभी विवाद को जो है सेक्शन 19 के अंतर्गत कमिश्नर ही डील करता है। तो सेक्शन 19 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60, विच सेक्शंस डील विथ वेन्यू ऑफ प्रोसीडिंग एंड ट्रांसफर? कौन सी धारा कार्रवाई के स्थान और स्थानांतरण से संबंधित है? तो प्रोसीडिंग, वेन्यू ऑफ प्रोसीडिंग जो है तय किया जाता है कि क्षेत्र में कमिश्नर के पास मामला सुना, किस क्षेत्र में जो है कमिश्नर के पास मामला को सुना जाना है। यदि आवश्यकता हो तो मामला को ट्रांसफर भी किया जा सकता है। यानी जो सेक्शन 21 है हमारा, ये बताता है कि कार्रवाई के स्थान और उसके स्थानांतरण से संबंधित जो भी रूल हैं वो सेक्शन 21 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 61, विच सेक्शंस empowered the commissioner to require further deposit in case of fatal accident? कौन सी धारा कमिश्नर को घातक दुर्घटना की स्थिति में अतिरिक्त जमा राशि मांगने का अधिकार देता है? तो जो हमारा सेक्शन 22A है, इसमें इसका प्रावधान किया गया है कि यदि कोई कर्मचारी की घातक दुर्घटना के कारण मृत्यु होती है तो कमिश्नर को यह पावर दिया गया है कि वह एम्प्लॉयर से जो है फर्दर डिपॉजिट की मांग कर सकता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आश्रितों को उचित और पर्याप्त मुआवजा मिले। यानी सेक्शन 22A जो है सीधे रूप से फैटल एक्सीडेंट केसेस में कमिश्नर को शक्ति प्रदान करता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 62, विच सेक्शंस डील्स विथ मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग एविडेंस? कौन सी धारा साक्ष्य दर्ज करने की विधि से संबंधित है? तो सेक्शन 25 जो है हमारा वो क्या है? मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग एविडेंस से संबंधित है। तो यहां हमारा आंसर हो जाएगा सेक्शन 25 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 63, अंडर विच सेक्शंस इज रजिस्ट्रेशंस ऑफ एग्रीमेंट प्रोवाइडेड? किस धारा में समझौतों का पंजीकरण किया जाता है? तो समझौतों का जो पंजीकरण किया जाता है, रजिस्ट्रेशन किया जाता है, वो सेक्शन 28 के माध्यम से होता है। क्वेश्चन नंबर 64, अंडर सेक्शन 20, हु हैज द पावर टू अपॉइंट ए कमिश्नर फॉर वर्कमैन्स कंपनसेशन एक्ट या एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट कह सकते हैं इसको। धारा 20 के अनुसार वर्कमैन कंपनसेशन कमिश्नर की नियुक्ति का अधिकार किसके पास है? तो वर्कमैन कमिश्नर कंपनसेशन एक्ट का जो रूल है उसके अनुसार सेक्शन 20 में जो है इसका प्रावधान किया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपॉइंट करेगा कमिश्नर को। तो यहां हमारा आंसर हो जाएगा स्टेट गवर्नमेंट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 65, इन स्टेट ऑफ केरला वर्सेस खदीजा बीबी 1988, who was treated as an employee under the act despite being a government servant covered by family pensions and GPF? State of Kerala versus खदीजा बीबी 1988 में किसे कर्मचारी माना गया जबकि वह पहले से ही सरकारी सेवाओं जैसे कि फैमिली पेंशन और जीपीएफ से आच्छादित था? तो जो महावत होते हैं, महावत इन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, इनको जो है इस केस के माध्यम से जो है कर्मचारी माना गया। भले ही वो पहले से ही सरकारी
योजनाओं का लाभ ले रहे थे, जैसे फैमिली पेंशन और जीपीएफ का से पहले से ही कवर्ड थे, फिर भी उन्हें एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट के अंतर्गत रखा गया और उन्हें कर्मचारी माना गया। इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य यह था कि कर्मचारी की सुरक्षा और मुआवजा अधिकार केवल अन्य सरकारी लाभों पर ही जो है वो निर्भर न रहे, एम्प्लॉय के साथ पूरा जस्टिस हो। अतः यहां हम जो आंसर करेंगे वो ऑप्शन बी, महावत इन ए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इज द करेक्ट आंसर। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 66। इन एन ए चौहान वर्सेस एन के साहा 1991, what was clarified about the expressions arise out of an in course of employment? एन ए चौहान वर्सेस एन के साहा 1991 में arise out of and in course of employment अभिव्यक्ति के बारे में क्या स्पष्ट किया गया है? तो इस केस में arise out of एंड इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट का अर्थ है कि रोजगार और दुर्घटना के बीच कारणात्मक संबंध होना चाहिए, यानी क्लोज रिलेशनशिप होना चाहिए। यदि दुर्घटना का कारण कर्मचारी का रोजगार होना चाहिए और दुर्घटना रोजगार के दौरान घटित होनी चाहिए। मतलब क्या? नेग्लिजेंस या कॉन्ट्रैक्ट की आवश्यकता नहीं है, केवल कैजुअल लिंक ही इसके कंपनसेशन के लिए पर्याप्त माना जाएगा। तो कैजुअल लिंक के संबंध में ही ये केस था। तो यहां हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इट रिक्वायर्स कैजुअल रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयमेंट एंड एक्सीडेंट। बस कैजुअल रिलेशन हमको मिलना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 67। In New India Assurance Corporated Limited versus Mohan Kumar Sahu 2004, who was considered an employee under Section 2N. New India Insurance Corporation Limited versus Mohan Kumar Sahu 2004 में धारा 2N के अंतर्गत किसे कर्मचारी माना गया है? तो इस केस में न्यायालय ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति एक दिन के लिए भी वाहन चलाने हेतु मालिक द्वारा नियुक्त किया जाता है, एम्प्लॉय किया जाता है, एम्प्लॉयर द्वारा अपॉइंट किया जाता है, तो वह कर्मचारी एम्प्लॉय माना जाएगा। इसका कारण यह है कि इस पर मालिक का नियंत्रण और निर्देश दोनों चल रहा था, यानी कंट्रोल एंड सुपरविजन दोनों मालिक का था, भले ही एक दिन के लिए था। यानी सेक्शन 2N के तहत कर्मचारी की परिभाषा बहुत व्यापक है और इसका अस्थायी नियुक्ति भी इसके अंदर शामिल की गई है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 67 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए पर्सन इंगेज्ड फॉर 1 डे टू ड्राइव व्हीकल ऑफ द ऑनर इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, ये हमारा एमसीक्यू सीरीज, एमसीक्यू हमारा इस चैप्टर का आज यहीं समाप्त हुआ। लगभग हमने प्रयास किया कि सभी इस चैप्टर के सभी तरह के एमसीक्यूज हमने इस सेशन में लाने का प्रयास किया है। साथ ही साथ कुछ सेक्शंस के जो कलेक्शंस हैं यहाँ मैं आपके सामने रख रहा हूँ। जो सेक्शन इंपॉर्टेंट है उनके बारे में एक लिस्ट दे दिया गया है, तो आप इसका अगर हो सके तो स्क्रीनशॉट रख लें और इसे अच्छी तरह से रिमेंबर कर लें, ताकि इस सेक्शन से संबंधित कोई भी क्वेश्चन अगर आए तो आप इसको आसानी से उत्तर कर सकें। इसी के साथ हमारा ये एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट 1923 का टॉपिक आज कंप्लीट हो गया। दोस्तों साथियों, आशा करता हूँ कि आपको इस एमसीक्यूज के माध्यम से टॉपिक की गहराई तथा सेक्शंस के बारे में कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा और ये आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी होगा। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हुए आपसे एक छोटा सा अनुरोध पुनः करता हूं, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। हमारा प्रयास रहेगा कि
ग्रुप बी AEE LDC परीक्षा 70% हो चाहे 30% हो, में जितने भी सिलेबस में जितने भी टॉपिक्स हैं उन सभी टॉपिक्स को बारी बारी से इस चैनल पर वीडियो के माध्यम से, MCQs के माध्यम से हम लेकर आए। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।